कहते हैं इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिर जाता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन उसी एक गलत फैसले की वजह से उस इंसान का जो परिवार होता है, हंसता खेलता परिवार होता है, वह पूरी तरह से तहस महस भी हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा कुछ होता है जिस वजह से एक हंसता खेलता परिवार इस तरह तबाह हो जाता है। जो लोग सुनते हैं, जो लोग के कानों में यह खबर पहुंचता है, वह सुनने के बाद भी हैरान भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं कि आखिर इनके साथ यह कैसे हो गया। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का उन्नाव ज़िला पड़ता है, उसी का औरास थाना पड़ता है, उसी का टिकरा समाद गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं परमेश्वर कन्नौजिया। उनकी पत्नी होती है उर्मिला देवी जो होती है उस गांव की एक पूर्व प्रधान रह चुकी होती है। इसकी वजह से परमेश्वर का काफ़ी उस गांव में ठाक जमा हुआ था। उनको लोग जो होते हैं काफ़ी सम्मान भी देते थे। यहाँ तक परमेश्वर जो होते हैं कभी किसी के यहाँ अगर काम भी पड़ जाता, शादी विवाह पड़ जाता, तो उनके की मदद करने के लिए सबसे पहले जाकर खड़े भी हो जाते थे। इसलिए उनका ज़्यादातर उस गांव में इज्जत होता था। परमेश्वर के टोटल 3 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा रिंकू होता है और जो मझिला होता है वह होता है जितेंद्र। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है वह होता है धर्मेंद्र, जिसकी उम्र होती है 18 साल होता है। लेकिन जब इधर उर्मिला देवी की गांव में प्रधानी चली जाने के बाद इधर जो था परमेश्वर का अपने बेटों की पढ़ाई के लिए और उनके भविष्य का जो चिंता होता है उसका बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद परमेश्वर जो होते हैं अपने गांव में रहकर वह समझने लगते हैं कि हमारे बेटे का यहाँ रहकर गुजारा होने वाला नहीं है। इसीलिए अपने तीनों बेटों को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद तुरंत ही मुंबई निकल जाते हैं। जाने के बाद बांद्रा स्टेशन के पास जो होता है वहीं पर एक लॉन्ड्री में काम करना शुरू कर देते हैं। अपना जो छोटा बेटा होता धर्मेंद्र को उस समय वहाँ उसी इलाके में एक कॉलेज में दाखिला करवा देते हैं। और जब दाखिला कर देता है तो करने के बाद जो होता है वहाँ साल 2020 में एक इंटर की परीक्षा भी पास कर लेता है। पास करने के बाद परमेश्वर जो होते हैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सपने बुनना शुरू कर देते हैं। तभी पूरे भारत में लॉकडाउन का माहौल आ जाता है। और जैसे ही मार्च 2020 का लास्ट सप्ताह चल रहा था, उसी बीच पूरे भारत में लॉकडाउन चल जाता है। लॉकडाउन चलने की वजह से इधर जो होते हैं परमेश्वर अपने बेटे को लेकर काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर अब हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि उनका जो काम है उस तरह लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ गया होता है। सोचते हैं चलो लॉकडाउन ख़त्म होगा, दोबारा काम चालू हो जाएगा, लेकिन पूरा अप्रैल बीत जाता है। इसी बीच जैसे ही लॉकडाउन में ढिलाई आती ना, लोग अपने अपने घर के लिए रास्ता देखना शुरू कर देते हैं। कोई कैसे जा रहा है, कोई बस से जा रहा है। इसी तरह अभी सोचने लग जाते परमेश्वर क्यों ना हम किसी बस के सहारे गांव निकल चलें। और जैसे मई का महीना लगता है तो उसी बीच परमेश्वर धर्मेंद्र और रिंकू और साथ में जितेंद्र को लेते हैं। लेने के बाद अपने गाँव टिकरा समाज चले आते हैं। आने के बाद अपने परिवार अपने पत्नी के सहित वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे अपने रास्ते पर जो होता अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं कोई गांव के बाहर नहीं जा पाता था। लेकिन हाँ, जैसे जुलाई का कोई महीना लगता है उसी बीच लॉकडाउन का ढिलाई शुरू हो जाता है। तो जो गांव के लोग होते हैं, जो कस्बे के लोग होते हैं, वह मौके पर शहर का रास्ता देखना शुरू कर देते हैं। इधर परमेश्वर भी सोचने लग जाते हैं क्यों ना हम भी चलें शहर के लिए। उधर परमेश्वर का जो बड़ा बेटा होता है रिंकू कहने लग जाता है कि अभी घर में कुछ काम पड़ा है, उस काम को हम निपटा लेंगे, निपटाने के बाद जो था आराम से शहर के लिए रास्ता देख लेंगे। अब परमेश्वर भी सुनते कहने लग जाते कि चलो हमारे बेटे ने जो निर्णय लिया हो पूरी तरह से सही है। अपने बेटे के निर्णय का इंतजार करते हैं। लगभग पूरा का पूरा जुलाई का महीना बीत जाता है। और इसी बीच परमेश्वर जो होते हैं अपने छोटे बेटे धर्मेंद्र के ऊपर काफ़ी ध्यान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगने लगता है कि हमारा जो बेटा होता है यहाँ रहकर काफ़ी बिगड़ गया है। पहले तो बहुत सुधरा था, लेकिन ना जाने कहाँ बिना बताए चला जाता है, उसका कोई अता पता नहीं लगता है। वह भी सोचने लग जाते कि जल्द जल्द हमें शहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तभी मैं बात कर रहा हूँ 19 अगस्त 2020 का दिन होता है। वही दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच धर्मेंद्र जो होता ना घर पर आता है। आने के बाद दोपहर का खाना खाता है। खाने के बाद तुरंत ही घर से निकल जाता है, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौट के आता है। परमेश्वर जो होते हैं अपने बेटे को ना घर पाकर काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं। जितेंद्र से बोलते हैं कि आखिर इस समय धर्मेंद्र गया कहाँ। जितेंद्र भी कहने लग जाता है इसके बारे में हमें पिताजी कुछ नहीं पता है। रिंकू से पूछते, रिंकू भी अब जो था धर्मेंद्र के बारे में
मना कर देता है जानने से। परमेश्वर काफ़ी चिंता में हो जाते हैं। चिंता में होने के बाद अपने बेटे धर्मेंद्र के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देते हैं, और जब कॉल करते पता लगता है धर्मेंद्र का जो मोबाइल नंबर होता है ना वह बंद बता देता है। उनको काफ़ी अचंभा सा लगता है कि अभी तो धर्मेंद्र अपना मोबाइल चार्ज करके ले गया था, आखिर उसका मोबाइल बंद कैसे हो सकता है। कुछ और घंटे इंतजार करते हैं, लेकिन तब भी धर्मेंद्र घर लौट के नहीं आता। इधर जितेंद्र और साथ में परमेश्वर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर आज धर्मेंद्र कहाँ चला गया। इसीलिए जितेंद्र और रिंकू और साथ में परमेश्वर तीनों मिलकर गांव में तलाशी करते हैं। काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं धर्मेंद्र के बारे में, लेकिन किसी को किसी चीज़ की भनक नहीं थी कि आखिर धर्मेंद्र कहाँ गया। धर्मेंद्र की तलाशी करते करते पूरी रात बीत जाती है। गांव में छान मारते हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदार के पास फ़ोन कर देते हैं, तब भी धर्मेंद्र का कोई अता पता नहीं चलता। सुबह का टाइम हो जाता है। परमेश्वर हताश हो जाते हैं, उनको कुछ शंका होने लगता है। इसी बीच अपने नज़दीकी पुलिस थाने औरास में जाते हैं, और जैसे ही औरास थाने में पहुंचते हैं तो वहां पर थाना प्रभारी राज बहादुर वहीं बैठे होते हैं। उन्हीं के सामने परमेश्वर खड़े हो जाते, अपने बेटे धर्मेंद्र के बारे में सारी आपबीती बताना शुरू कर देते हैं। अब राज बहादुर कह देते हैं परमेश्वर से, ठीक आप ना एक काम करिए, अपने बेटे के जोता है जाकर गाँव में दोबारा तलाशी कर लीजिए, और जाकर अपने रिश्तेदारों के पास उसकी पता कीजिए। आप चले जाइए आराम से, आपका बेटा कल जोता है घर वापस ज़रूर जाएगा। यह बात सुनकर परमेश्वर को काफ़ी अचंभा सा लगता है कि आखिर हमारी बात वहाँ थाना प्रभारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। थाना प्रभारी उनको उसी समय टिरका से वहाँ से वापस भेज देते हैं, और जब भेज देते हैं इधर परमेश्वर अपने घर चले आते हैं। आने के बाद अपने बेटे की तलाशी करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि दूसरे दिन का शाम तक का टाइम हो जाता है। जब शाम हो जाता है तो उसी बीच उनके मन में और आशंका जन्म लेना शुरू हो जाते हैं कि आखिर हमारा बेटा कहाँ चला गया। उनके साथ कुछ उनके पड़ोसी भी मिल जाते हैं, उनके बेटे धर्मेंद्र की तलाशी कराते हैं। लगभग शाम का वही 5 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है। उसी बीच गांव से लगभग 300 मीटर दूर जाते हैं, वहाँ एक जो होता है झाड़ी नुमा होता है, उसी झाड़ी में धर्मेंद्र का चप्पल पड़ा होता है। और जैसे जितेंद्र उस चप्पल को देखता है काफ़ी सने से रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हमारे भाई धर्मेंद्र का चप्पल कैसे पड़ा होता है। धर्मेंद्र का चप्पल देखकर परमेश्वर भी काफ़ी अचंभे में रह जाते। वह सोच लेते हैं कि आखिर हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर हो गई है, इसीलिए वहाँ काफ़ी तलाशी करते हैं। लगभग तलाशी करते करते 1 घंटे का वक्त और बीत जाता है, और जैसे गिरजा शंकर के द्विवेदी के उसी बाग में पहुंचते हैं तो देखते हैं एक सकरानुमा नाला है जो पूरी तरह से जलकुंभी से भरा हुआ है। और जब जलकुंभी की तरफ जाते हैं वह जलकुंभी काफ़ी दूर तक हटा हुआ होता है, पानी साफ तरह से दिख रहा होता है। परमेश्वर पानी की तरफ बढ़ते हैं, देखते कि वहीं पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। वह डेड बॉडी देखते काफ़ी जो होती है चौंक से जाते हैं, क्योंकि वह डेड बॉडी जो होता है ना धर्मेंद्र का होता है, जिसका सर पानी के ऊपर होता है और धड़ पूरा का पूरा पानी में पड़ा हुआ होता है। यह देखकर नज़ारा जितेंद्र और रिंकू वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते। इसकी आवाज़ गांव में पहुंचते, गांव के लोग सुनते हैं तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नज़ारा देख कर भी उनको देखने के बाद विश्वास नहीं होता है कि आखिर धर्मेंद्र के साथ यह कैसे हादसा हो गया। अब परमेश्वर जो होते हैं तुरंत ही भागे भागे अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं। जाने के बाद के थाना प्रभारी राज बहादुर को साथ लेते हैं, उनकी टीम को भी साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद उसी नाले के पास पहुंचते हैं। राज बहादुर जैसे ही पानी में उस बॉडी को देखते हैं, देखने के बाद धर्मेंद्र के बॉडी को देखकर उनको भी काफ़ी अचंभा सा लगता है। लोगों की सहायता लेते हैं, लेने के बाद धर्मेंद्र के बॉडी को बाहर निकलवाते हैं, पूरे शरीर को चेक करते हैं, देखते कहीं धर्मेंद्र के बॉडी पर कहीं खरोच तक नहीं है। उनके मन में काफ़ी आशंका हो जाती है कि आखिर धर्मेंद्र की मौत यह कैसे हो गई। वहाँ पर परमेश्वर दहाड़े मारकर चीख चिल्लाकर ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि हमारे बेटे की हत्या की गई है, किसी ने सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की है। राज बहादुर परमेश्वर से पूछने लग जाते हैं कि आखिर आप हमें बता सकते हैं कि आपके बेटे के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है। कहने लग जाते हैं साहब अभी तो हम जो था 4 महीने पहले लॉकडाउन के बाद होता है अपने घर आए, आखिर हमारे इतने दिन में किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। यह बात भी सुनते राज बहादुर को भी होने लगता है शंका कि आखिर इनके बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता है। वह सोचने भी लग जाते हैं कि ना धर्मेंद्र के शरीर पर कोई खरोच है ना मोच है, आखिर यहाँ इनकी मौत कैसे हो गई। तुरंत जो होता है परिवार की राय मशवरा के लेकर वह जो होते हैं राज बहादुर उसी समय धर्मेंद्र के बॉडी को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतज़ार भी करते हैं। जब इंतज़ार करते पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी उनके सामने जल्द से जल्द आ भी जाता है, और जब आ जाता है तो उसी रिपोर्ट में यहाँ पता चल जाता है कि धर्मेंद्र के शरीर में जो मौत हुई है वह मौत एक विषैला पदार्थ खाने की वजह से हुई है, और साथ शरीर के अंदर कुछ शराब के कण पाए गए होते हैं। पुलिस को पूरा शंका होता है कि यह जो होता है पहले
शराब पिलाई गई, बाद में विषैला पदार्थ पिलाई गई। इसी वजह से धर्मेंद्र की मौत हो गई है। पुलिस जब रिपोर्ट पढ़ती है, पुलिस को लगने लगता है या सोची साजिश समझ के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस के सामने यह पूरी तरह से चैलेंज भी बन जाता है कि आखिर धर्मेंद्र के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस इसी केस के सिलसिले में जांच पड़ताल के लिए लग जाती है और यहाँ तक कि अपने से बड़े अधिकारी को भी सूचना दे देती है। बड़े अधिकारी भी लग जाते हैं धर्मेंद्र के हत्यारे की तलाशी के लिए, लेकिन कहीं पर धर्मेंद्र के हत्यारे की तलाशी के बारे में कोई अता पता नहीं चलता। ऐसे बीतते बीतते लगभग पूरे का पूरा 1 महीने का वक्त बीतने का हो जाता है। तभी धर्मेंद्र के जो पिता होते हैं परमेश्वर, उस समय गांव में किसी के पास बैठे होते हैं। वह व्यक्ति धर्मेंद्र के पिता परमेश्वर से कहने लग जाते हैं कि आखिर इसी गांव के जो लक्ष्मण कनौजिया ना, उन्हीं के साथ अपना ही एक हितैषी और है राहुल, और उन्हीं का अपना भाई है संजीत और एक रंजीत। चारों ने मिलकर जो था घटना वाले दिन शाम के टाइम धर्मेंद्र कनौजिया को अपने ही साथ गाँव के बाहर ले जाते हुए उन लोगों को देखे हुए थे। यह बात जैसे उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर सुनते हैं, सुनने के बाद 19 सितंबर 2020 को तुरंत दोबारा अपने नज़दीकी पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहां के थाना प्रभारी राज बहादुर के सामने लक्ष्मण कनौजिया, राहुल कनौजिया और रंजीत कनौजिया और संजीत कनौजिया, चारों का नाम लेकर उन्हीं के ऊपर जो होता है अपने बेटे धर्मेंद्र के हत्या को जो मुकदमा होता है इन्हीं चारों के ऊपर दर्ज करवा देते हैं। दर्ज करवाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वहाँ से परमेश्वर को वापस भेज देती है। पुलिस की टीम इधर जैसे घर पहुँचती है, पता लगता है ना घर पर राहुल है और ना घर पर लक्ष्मण है, ना संजीत ना रंजीत है। पुलिस को इन चारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस का जो पूरा जो शंका होता है जाकर इन्हीं चारों के ऊपर टिक जाता है। पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले इधर धर्मेंद्र का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। अब पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा सुराग नहीं मिलता जिस वजह से इन चारों के ऊपर शक किया जाए। लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा मकसद होता है कि पहले इन चारों को पकड़ कर या पूछा जाए कि आखिर उस रात जो होता है ले जाकर धर्मेंद्र के साथ इन्होंने क्या कारनामा किया। पुलिस इसी फिराक में लग जाती है, लेकिन यहाँ तक कि 3 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के कस्टडी में यह चारों नहीं आ पाते। लगभग ऐसे तलाशी करते करते पूरा का पूरा 8 महीने का वक्त बीत जाता है। पुलिस के ऊपर जो था इधर परमेश्वर का काफ़ी दबाव पड़ता है। यहाँ तक परमेश्वर जो होते अपने ज़िले में जाते हैं, वहाँ के SP को खबर देते हैं। SP जो होते तुरंत ही थाने के कॉन्टैक्ट करते हैं। दोबारा जो होता है उधर राज बहादुर के ऊपर दबाव मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी बीच राज बहादुर का वहाँ से तबादला हो जाता है। वहाँ नए थाना प्रभारी भी आ जाते हैं। जो थाना प्रभारी आते हैं तुरंत ही एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जो होता है धर्मेंद्र के इस केस के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो चुकी थी। इसीलिए कुछ टीमों को अलर्ट कर देते हैं कि जल्द जल्द उन 4 हत्यारों को पकड़ा जाए। पुलिस उनकी तलाशी करना भी शुरू कर देती है, और जब करना शुरू कर देती है तो इसी ऐसे तलाशी करते करते लगभग पूरा का पूरा महीना भी बीत जाता है। तभी 25 मई 2021 का दिन होता है। उसी समय वहाँ के थाना प्रभारी होते बैठे होते, उन्हीं के सामने एक खबरी आता है। कहने लग जाता है कि साहब इस समय उन्नाव के जो मड़ैचा चौराहा पड़ता है, उसी चौराहा के पास लक्ष्मण कनौजिया और राहुल कनौजिया और रंजीत और संजीत चारों एक झोला हुए लिए हुए खड़े हुए। हमें लग रहा है भागने के फिराक में है। जैसे वहाँ के थाना प्रभारी इस चीज़ की खबर वहाँ के खबरी के द्वारा पाते हैं, पाने के बाद अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं। जाकर वहाँ पर तुरंत ही उन चारों का घेराव करते हैं। करने के बाद उन चारों को जल्द जल्द वहाँ से कस्टडी में लेते हैं और थाने लाते हैं। थाने ले आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उन चारों के सामने कुछ CDR डिटेल निकाल के रख देती है, और लोकेशन उनकी में से निकाल के जब रखती है ना, चारों देखते हैं पुलिस के सामने, उनके जो चेहरे होते हैं ना पूरी तरह से उतर से जाते हैं। लेकिन पहले चारों इधर उधर की बातें करते हैं। पहले तो आज होता है राहुल इस तरह मुकर जाता, कहने लग जाता है कि आखिर उस दिन जो होता ना हमारे साथ धर्मेंद्र गया ही नहीं था। लेकिन पुलिस जैसी आप बात सुनती है, धर्मेंद्र की बात सुनने के बाद पुलिस धर्मेंद्र की बात पे विश्वास नहीं करती। पुलिस इन चारों के साथ काफ़ी कड़ाई से पेश आती है, और जब कड़ाई से पेश आती है तो चारों जो थे पुलिस के सामने जल्द जल्द टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो पुलिस के सामने इधर लक्ष्मण जो सच्चाई रखता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है उन्नाव, उसी का टिकरा समाद गांव पड़ता है। उसी टिकरा समाद गांव के रहने वाले होते हैं लक्ष्मण कनौजिया। लक्ष्मण कनौजिया के अपने टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी होती है पूजा, जिसका काल्पनिक नाम होता है, जिसमें 2 बेटे भी होते हैं। लक्ष्मण जो होते हैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो होता है वह खेतों में जाकर दिन भर मजदूरी करते, शाम को घर वापस आते तो अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता ज़िंदगी जो होता है बिताना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी गाँव का रहने वाले होते हैं परमेश्वर कनौजिया। उनका अपना बेटा होता है धर्मेंद्र कनौजिया। लेकिन धर्मेंद्र कनौजिया जो होता है साल 2019 के ही लगते उसी समय गांव में उसका काफ़ी ज़्यादा आना जाना बन जाता है।
तो इसी बीच होता धर्मेंद्र कनौजिया अपने ही पास रहने वाले होते हैं लक्ष्मण कनौजिया, उनके घर काफ़ी आना जाना लगा देता है। लगाने की वजह से उनके घर में उनकी अपनी जो बेटी होती पूजा, जैसी अपने जवानी की तरह पहुँचे उसी समय उसकी जो नज़र होती है ना पूजा की, वह जाकर इधर धर्मेंद्र के ऊपर टेक जाता है और धर्मेंद्र की नज़र जाकर उसकी खूबसूरती देखकर फिदा भी हो जाता है। इधर दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। इधर जो होता था ज़्यादा धर्मेंद्र और लक्ष्मण के घर आना जाना लगा रखता है। आने जाने की वजह से दोनों के बीच एक दूसरे से मुलाकातें भी होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि धर्मेंद्र और साथ में पूजा दोनों कभी बागों में कभी पार्कों में अपना मेल मिलाप कर लिया करते थे। यह सिलसिला जो होता है इनका चलना शुरू हो जाता है। इधर चलते चलते पूरा का पूरा जैसे ही साल 2020 का वर्ष चढ़ता ना, तो परमेश्वर अपने बेटों को लेकर मुंबई चले जाते हैं। लेकिन वहाँ कुछ महीने बीतने के बाद इधर जो होता ना धर्मेंद्र अपने घर वापस आ जाते हैं। आने के बाद दोबारा जाकर लक्ष्मण के घर आना जाना शुरू कर देते। आने जाने के बाद पूजा से दोबारा मुलाकात करता है। फिर वही रिश्ता शुरू हो जाता है। और जब रिश्ता शुरू हो जाता है इसकी खबर जाकर लक्ष्मण को लगता है। लक्ष्मण को जब लगता है तो उसी बीच अपनी बेटी पूजा को बुलाते हैं, काफ़ी धमकाते समझाते बुझाते, लेकिन पूजा अपनी बात पे अड़ जाती है। पूजा धर्मेंद्र की एक भी बात नहीं सुनती। ना सुनने के बाद जो होता है इधर काफ़ी ज़्यादा लक्ष्मण हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसका तोड़ क्या निकाला जाए। लेकिन इधर जो होता है जब जानती हैं कि पूजा कि हमारे पिता हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहरा लगा चुके हैं, तो अपने पहरे को अंजाम देने के लिए ना चोरी छुपे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। मिलने जुलने लग भी जाती है। और जब लग जाती है तो इधर जो होता है तभी लक्ष्मण के घर उन्हीं के पास का रहने वाला होता है राहुल कनौजिया। राहुल कनौजिया को भी लक्ष्मण के घर आना जाना हो जाता है। लक्ष्मण के घर आने जाने की वजह से जो राहुल जो होता है लक्ष्मण के घर वालों को काफ़ी पैसों से मदद कर देता है, जिसके आसानी तो इधर लक्ष्मण राहुल के जो होता है दब सा जाते हैं। दबने की वजह से राहुल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान भी होना शुरू कर देते हैं। लेकिन राहुल जो होता है इनके घर आने जाने की वजह से धीरे धीरे उधर जाकर उनकी जो बेटी होती है पूजा की खूबसूरती देखकर राहुल भी फिदा होना शुरू हो जाता है। अब इधर पूजा भी होती है, राहुल के ऊपर धीरे धीरे मोह होना भी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को जानना भी लग जाते हैं। इधर जो होता पूजा धीरे धीरे अब राहुल के ऊपर इस तरह फिदा हो जाती है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। मेल मिलाप जो होता है इधर राहुल से होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे इधर धर्मेंद्र को लगने लगता है कि पूजा हमसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि पूजा जो होती है उसी समय यानी कि कुछ वक्त बाद धर्मेंद्र से दूरी बनाना शुरू कर देती है। धर्मेंद्र भी जानना चाहता है कि आखिर हमसे पूजा दूरी क्यों बना रही है, क्योंकि जब भी पूजा उसके सामने से गुजरती तो अपनी नज़रें झुका लेते थे। लेकिन जब मिलने की कोशिश करता तो पूजा उसी समय धूम धुमा के वहाँ भाग जाते थे, जिसकी वजह से धर्मेंद्र भी समझ जाता कि ज़रूर पूजा का कोई ना कोई आशिक है। धर्मेंद्र इसी बीच उसके आशिक का पता लगाने के लिए गाँव में लग जाता है। तभी धर्मेंद्र के कुछ दोस्त होते हैं, धर्मेंद्र को आके बता देते हैं किसी गाँव का रहने वाला राहुल कनौजिया के साथ तुम्हारी जो प्रेमिका है पूजा का अफेयर चल रहा है। यह बात जैसे ही धर्मेंद्र सुनने के बाद काफ़ी भन्ना से जाता है। वह सोच लेता है कि अब हम तो शादी करेंगे ना, सिर्फ पूजा से करेंगे, इसके लिए हमें चाहे जिस कदम तक हमें गुजरना पड़े। अब पूजा से जाकर ज़बरदस्ती कर उससे मुलाकात करता है, यहाँ तक कि उसके घर में दाखिल हो जाता है। लेकिन यह बात जो होता है लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि लक्ष्मण जो होते हैं धर्मेंद्र कनौजिया को भी अपने घर में धमकाते हैं और यहाँ तक कि उसकी पिटाई भी कर देते हैं, जिसकी वजह से कि शिकायत जाकर उधर परमेश्वर को लग जाती है। परमेश्वर जो था अपने बेटे को काफ़ी समझाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जो होता है अपने पिता की बात भी नहीं मानता। वह अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब भी मौका मिलने के बाद धर्मेंद्र जो था पूजा के घर में दाखिल हो जाता होने के बाद उसी के सामने बैठकर उससे कुछ बातें करता है। लेकिन पूजा जो थी बार बार उसकी बातें करने के लिए जो था रास्ता हर बार बंद कर देते हैं। धर्मेंद्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। जब इधर पूजा भी परेशान हो जाती है ना, इसकी शिकायत जाकर अपने पिता लक्ष्मण से कर देते हैं। लक्ष्मण जैसे सुनते हैं उसकी अपनी बेटी की बात तो मान लेते, कहने लग जाते ठीक है बेटी, हम तुम्हारी शादी ना अपने दोस्त के जो बेटा है राहुल से करवा देंगे। यह बात जैसे पूजा सुनने के बाद अपने पिता की बात मान लेते हैं और उसी दिन से जो था राहुल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इधर जो था धर्मेंद्र पूजा को काफ़ी तंग करने लगता है, शादी के लिए काफ़ी बात प्रेशर मारता है, तो इधर जो थी पूजा अपने पिता आकर सारी बात लक्ष्मण को बता देते। लक्ष्मण सुनते कहने लग जाते हैं लग रहा हमें ना इस धर्मेंद्र से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। और लक्ष्मण जाते हैं राहुल से मिलते हैं। राहुल से मिलने के बाद कहने लग जाते कि बेटे हम पूजा के साथ तुम्हारी शादी करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसका जो अपना पहला प्रेमी है यानी कि वह धर्मेंद्र तुम्हारे प्यार के बीच काफ़ी अड़ंगा बन रहा है, इसीलिए हमें उसको रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। तभी राहुल तुरंत जो था लक्ष्मण की बात को हामी भर लेता, कहने लग जाते हैं कि पिताजी हम तुम्हारी बात को अपने दिल में समा लेते हैं, उसको उसे ठिकाने लगाने के लिए कोई ना कोई तोड़ ज़रूर निकालेंगे। राहुल जो होता है अपने गांव में जाता है। अपने गांव में जाने के बाद संजीत से मिलता है और रंजीत से मिलता है। दोनों से मिलने के बाद उनके सामने कुछ पैसे की पेशकश कर देता है, जिसके बाद संजीत और रंजीत उसकी बातों में आ जाते हैं। आने के बाद चारों जो थे उसी समय अब
धर्मेंद्र का नेकी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन संजीत जो था, संजीत जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मिलना इधर धर्मेंद्र से शुरू कर देता है। मिलने के बाद संजीत की दोस्ती ज़्यादा से ज़्यादा गहरी धर्मेंद्र से हो जाती है। संजीत जब भी धर्मेंद्र को कहीं कहता चलने के लिए, तुरंत धर्मेंद्र तैयार भी हो जाता है। अब इधर जो होता राहुल को लगता है संजीत की बात में राहुल पूरी तरह से पड़ सा गया है। मौके की तलाशी में इधर राहुल बैठा भी रहता है। तभी उसको पूरा यकीन हो जाता है कि संजीत की बात में इधर अब आकर धर्मेंद्र जब हो गया ना, क्यों ना अपने घटने को अंजाम दे दिया जाए। अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। तभी 19 अगस्त 2020 का दिन होता है, दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच संजीत होता है खुद धर्मेंद्र के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद संजीत धर्मेंद्र से कहने लग जाता ना कि आज हमारी तुम्हारी पार्टी है, चलो बागों में चलते हैं, वहाँ पार्टी देते हैं। वहाँ पर लक्ष्मण भी बैठे हैं और वहाँ पर राहुल भी बैठा है, वहाँ पर हमारा भाई बैठा है। यह बात जैसे सुनता उसको लगने लगता आज हमारी पार्टी काफ़ी बढ़िया भी हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से पार्टी नहीं चली है। यह बात सुनता धर्मेंद्र सुनने के बाद संजीत के साथ अपने गांव से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसी समय उसके साथ जो होता है रंजीत भी आ जाता है, लक्ष्मण भी आ जाता है, राहुल भी आ जाते हैं। आने के बाद चारों धर्मेंद्र को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद द्विवेदी के बाग में पहुंच जाते हैं। पूरा अंधेरा हो जाता है। चारों मिलकर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच राहुल जो होता है अपने पास रखी हुई काफ़ी सारी नींद की पूड़ियाँ निकालता है, और जब निकालता है तो उसी बीच जो पैक लगता है उसी पैक में ले जाकर नींद की जो पूड़ी होता है मिला देता है। कैसे ना तैसे कर कर इधर राहुल धर्मेंद्र को वही गिलास पकड़ा देता है। बिना सोचे समझे वह गिलास पी लेता है। पीने की कुछ देर बाद उसको नींद आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे राहुल देखता है वह पूरी तरह से नींद के आगोश में सो चुका है। यह नज़ारा जैसे इधर संजीत और रंजीत देखने के बाद अपना गमछा निकालने उसकी गले पर जोर से लगाकर खींच लेते हैं। इसी बीच उनको विश्वास भी हो जाता है कि जो धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। और पास एक सकरा नाला होता है, उसी नाले में ले जाकर धर्मेंद्र कनौजिया के बॉडी को डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद चारों अपने घर चलाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है इस घटना का खुलासा करने के लिए काफ़ी मेहनत करती है। लगभग 8 महीने से ज़्यादा वक्त बीत जाता है। लेकिन कैसे ना तैसे कर पुलिस हत्यारों को अपने कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर लक्ष्मण कनौजिया और राहुल कनौजिया, संजीत और रंजीत चारों को अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद वहाँ ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दर्ज करने के बाद इन चारों को ले जाकर वहाँ के जेल में हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे व्यूअर का नाम लेना चाहते हैं जो व्यूअर हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं और कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं। उन व्यूअर का नाम है दिनेश कुमार, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो काफ़ी चाहते हैं लगभग हमारे हर वीडियो को वह देखते रहते हैं। और इसमें एक और व्यूअर हैं जो काफ़ी फेमस है, जो काफ़ी बार हमारे वीडियो को वॉच भी करते हैं, जिनका नाम है विपिन जाट, जो असल में हरियाणा के रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के एक और व्यूअर हैं जिनका नाम है शुभम भी जो होते हैं हमारे वीडियो को हर बार वॉच करते हैं। इन तीनों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों आप भी हमारे वीडियो में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में लगातार आप कमेंट करते रहिए और इस कमेंट के हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।